गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो टॉपिक है डिबाय हैकल लिमिटिंग लो वो स्टार्ट करने वाले हैं। हो सकता है कि वीडियो के स्टार्टिंग में जो मतलब स्पीड है बोलने की वो थोड़ी फास्ट हो, बट आप स्लो करके देख सकते हैं बिकॉज थोड़ा सा टाइम की शॉर्टेज है। बट ये है कि कंटेंट है, अच्छे से अगर ध्यान से पढ़ोगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा। तो डिबाय हैकल लिमिटिंग लो उसको स्टार्ट करने से पहले हमें जरूरी है कि हम ये समझ ले कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, क्योंकि ये वाली जो टर्म है वो इसके अंदर यूज होने वाली है। तो मान लो जब कभी भी कोई एक क्या है पॉजिटिव चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। अब जरूरी नहीं है कि वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, बट समझने के लिए डेफिनेशन के लिए हम मान रहे हैं कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। जब कोई भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इट में भी मतलब पॉजिटिव यूनिट चार्ज हो सकता है, नेगेटिव यूनिट चार्ज हो सकता है। जब हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट, मान लो एक ए पॉइंट है, उसके ऊपर इस चार्ज को हम लेके आना चाहते हैं, पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। अब ये इनफाइनाइट पोजीशन पर है, मतलब काफी दूर है जहाँ पे, बट अगर हम इससे इस इनफाइनाइट पॉइंट से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर लाना चाहते हैं, तो इस चार्ज को उस पर्टिकुलर पॉइंट पर लाने के लिए जितना वर्क करना पड़ेगा वही क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या वर्क डन, किसके लिए वर्क डन, टू कैरी ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू ए पर्टिकुलर पॉइंट। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा। और हम ये भी लिख सकते हैं, अगर ये वाली ट्रू है तो जरूरी नहीं है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज ना हो तो हम ऐसे भी तो लिख देंगे W इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू में चार्ज। वर्क जो होता है वो वैसे एक एनर्जी ही होती है। वो थर्मोडायनेमिक्स में डिटेल्स में पढ़ते हैं कि किस तरीके से वर्क और जो एनर्जी है वो एक दूसरे से डिफरेंस होते हैं। तो हम डेफिनेशन लिख देते हैं कि जब वर्क डन टू कैरी ए यूनिट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू ए पॉइंट ए इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज रिप्रेजेंटेड बाय फाई। फाई क्या हो जाएगा, वर्क डन टू कैरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज नहीं है, क्योंकि अमाउंट ज्यादा भी हो सकता है, तो W इज इक्वल टू फाई इंटू में Q लिख देंगे। अब स्टार्ट करते हैं डिबाय हैकल लिमिटिंग लॉ है क्या एक्चुअल में। तो हम देखो, जो मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट होता है उसको निकालने के लिए हम यूज करते हैं डिबाय हैकल लिमिटिंग लॉ। जो गामा होता है वो क्या है, जैसे हम आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ते हैं, फिर हम जो उसके अंदर कहते हैं कि आइडियल नहीं है तो हम वो जो दूसरी इक्वेशन ड्राइव करते हैं, तो जड हम उसके अंदर लिखते हैं। तो जड क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है। वो यही बताता है कि जब कोई गैस रियल है तो वो आइडियल से कितना मतलब डेविएशन हुई है। तो इसी तरीके से जब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो गामा जो होता है वो हमें ये बताता है कि कोई सॉल्यूशन जब आइडियल था, आइडियल से जब रियल में बना तो कितना डेविएशन हुआ आइडियल से, तो वही क्या है, हमारा गामा है। तो वही जो हम निकाल लेंगे इससे डिबाय हैकल लिमिटिंग लॉ से। तो हमें पता है केमिकल पोटेंशियल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन इज इक्वल टू द म्यू आई नॉट प्लस RT ln xi होता है। xi इज मोल फ्रैक्शन। बट अगर रियल सॉल्यूशन की बात करें तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, एक्टिविटी यूज करेंगे, कंसंट्रेशन भी नहीं, एक्टिविटी यूज करेंगे। कितनी जो कंसंट्रेशन ले रखी है उसका कितना पार्ट जो वो इफेक्टिव है, दैट इज एक्टिविटी। तो एक्टिविटी को अगर हम कंसंट्रेशन की टर्म में लिखते हैं तो वही वहां पे हम गामा फैक्टर यूज करते हैं। गामा इज द ए इज मीन एक्टिविटी, गामा इज द एक्टिविटी कोफिशिएंट। तो ln xi हो जाएगा, गामा ही हो जाएगा। ठीक है, अब इसको log a प्लस ए इंटू में b को क्या लिख सकते हैं, log a प्लस log b। तो ये वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे। अब देखो म्यू आई नोट ln xi, ये क्या हो जाएगा, म्यू आइडियल के जैसा हो जाएगा। तो म्यू रियल, इस पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं, म्यू आइडियल। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, RT ln गामा। ये गामा, ये देखो अगर गामा जो है वो 1 हो जाता, log 1 कितना होता, 0 होता, तो ये वाली फैक्टर 0 हो जाता। तो म्यू आइडियल म्यू रियल के इक्वल आ जाता। तो ये वाली जो वैल्यू है ना, ये क्या है, एनर्जी फैक्टर है। और यही रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, जो डेविएशन है, कि जब रियल सॉल्यूशन बनेगा तब कितना डेविएशन होगा आइडियल सॉल्यूशन, उससे वो यही फैक्टर बताता है। अब हम इसको एनर्जी फैक्टर ही क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए RT ln गामा आई, लोग के अंदर जो वैल्यू ऑपरेट होएगी, लोग तो एक नंबर देगा ना, तो ये वाली इसकी तो कोई यूनिट है नहीं। बट R और T की देखो, R क्या है, गैस कांस्टेंट है, जिसकी यूनिट क्या होती है, जूल पर मोल पर केल्विन होती है। और टेम्परेचर की क्या होगी, केल्विन। तो जो R वाले में पर केल्विन था वो टेम्परेचर के केल्विन से कैंसिल हो जाएगा, ओवरऑल यूनिट बचेगी जूल पर मोल। जूल किसकी यूनिट होती है, एनर्जी की होती है। तो इसीलिए ये वाला जो टर्म है, ये वाला क्या बता रहा है, एनर्जी फैक्टर है, जो क्या रिस्पॉन्सिबल है डेविएशन के लिए। बट हम यहाँ पर जो डेरिवेशन करें वो हम एक मोल को स्टडी ना करके एक आयन, मतलब आयन की ही बात करें यहाँ पर। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, बोल्स गैस कॉन्स्टेंट ना यूज करके हम जो है वो बोल्ट्जमैन यूज कर रहे हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट यूज कर रहे हैं। जो Kb है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। तो देखिए जब जब सॉल्यूशन कैसा होता है, हमारा आइडियल सॉल्यूशन होता है। तो आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है, ना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, ना ही फोर्स ऑफ रिपल्शन होती है। अब हम जो है ना वो ये चीज डिफाइन करने वाले हैं कि जो RT ln गामा ये ना
एक्चुअल में हो तो गया एनर्जी फैक्टर कि जब आइडियल सॉल्यूशन था, जब वो रियल बनेगा तब जो है ये इतनी एनर्जी का डेविएशन आएगा। बट ये जो चीज है वो एक्चुअल में क्या है, इसका मतलब जो फिजिकली सिग्निफिकेंस अगर हम देखें इसका, तो वो क्या चीज है। तो देखिए आइडियल सॉल्यूशन में तो हम ये कहते हैं कि भाई कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन नहीं होती, बट जब मेरा सॉल्यूशन रियल बनेगा तो वहां पर तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, ठीक है। तो जो वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी ना, तो वहां पर क्या बनेगा, आयनिक एटमॉस्फेयर बनेगा, जो हम बात करते हैं, ठीक है। तो वो जो एटमॉस्फेयर बनेगा, देखिए यहाँ पे मान लो कि कोई ये क्या है, मेरा कैटायन पड़ा है सॉल्यूशन के अंदर, एक आयन की बात करें तो कैटायन पड़ा है, ठीक है। तो इसके इन विसिनिटी में क्या होगा, नेगेटिव आयन भी तो होंगे ना, क्योंकि नेगेटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो जो ये नेगेटिव आयन है वो इसके पास आएगा, अट्रैक्ट करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, तो यही जो है ना इसकी क्या हो जाता है, यहाँ पे क्लस्टर बनता है ना, ये वाला आयनिक एटमॉस्फेयर जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो आयनिक एटमॉस्फेयर बनेगा, तो इसी के लिए जो ये आयनिक एटमॉस्फेयर बनने के लिए जो एनर्जी चाहिए, वही जो है मेरी क्या है, डेविएशन फैक्टर है, वही क्या है, KT-ln गामा आई। अगर एक आयन की बात करें, अगर एक मोल की बात करें तो RT-ln गामा आई आ जाएगा। देखिए आइडियल सॉल्यूशन में तो कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है नहीं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है तो मोलिक्यूल्स दूर रहेंगे। हम क्या कहते हैं कि कोई सॉल्यूशन आइडियली कब बिहेव करेगा, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ए सॉल्यूशन बिहेव एज आइडियल सॉल्यूशन। और हमें पता है जब हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर देते हैं तो आयंस क्या होते हैं, फ्रीली मूव करते हैं, दूर दूर मूव करते हैं। तो जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन होगा, जब सॉल्यूशन आइडियल की तरह बिहेव करेगा, तब तो आयनिक एटमॉस्फेयर बनेगा ही नहीं। तो आयनिक एटमॉस्फेयर कब बनेगा, जब सॉल्यूशन कैसा होगा, रियल होगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा, तो वही वहां पर आयनिक एटमॉस्फेयर बनेगा। और जो आयनिक एटमॉस्फेयर बनेगा, उसी आयनिक एटमॉस्फेयर के बनने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो ये वाली एनर्जी है। तो एक तरीके से आयनिक एटमॉस्फेयर का बनना ही हमें क्या बताता है, आइडियल और रियल के बीच का डिफरेंस बताता है, ठीक है। तो देखिए अब ये वाला जो था यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, मान लो अब ये नेगेटिव चार्ज मान लो ये बहुत दूर है, एट इन्फिनिटी पे है। तो अगर ये जो है इसके पास पास आएगा, अट्रैक्ट करेगा इसको, और खुद को ये एक ऐसी पर्टिकुलर पोजीशन पर एक मतलब सिचुएशन पर, पोजीशन पर आकर खुद को क्या कर लेगा, स्टेबल कर लेगा। मतलब एक जो है ये अभी जो इनफाइनाइट है, ये वाला चार्ज जो है वो अभी इतना दूर है कि इसके बीच क्या है, ये वाला जो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये वाला जो चार्ज है ना, ये क्या है, इन्फिनिटी पे है। मान लो ये बहुत दूर है, तो इन्फिनिटी पे तो इतना दूर है कि वहां पर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी नहीं। बट जब सॉल्यूशन बनेगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनेगा, तो वहां पर क्या होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। तो जो ये वाला पॉजिटिव चार्ज है, ये इस नेगेटिव चार्ज पर क्या लगाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा, तो पास आएगा, और पास आएगा तो क्या बनेगा, आयनिक एटमॉस्फेयर बनेगा, ठीक है। तो अब देखो जैसे मान लो ये पहले था यहाँ पर इन्फिनिटी पर था, तो क्या इसके चार्ज की वजह से इसके ऊपर कोई मतलब नेट फोर्स लग रहा था, नहीं लग रहा था। फिर क्या आएगा, जैसे जैसे धीरे आएगा, फिर यहाँ पर जो आयनिक एटमॉस्फेयर एक बनेगा, तो अब ये चार्ज लगाएगा कुछ ना कुछ, तो जैसे जैसे पास आता जाएगा उसका जो इफेक्टिव चार्ज है वो बढ़ता जाएगा, और ये इस पोजीशन पे आके जहाँ पे सिचुएटेड हो जाएगा, वहां पर जो ये और ये वाला चार्ज क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये न्यूट्रल टाइप का सा हो जाएगा ना। तो जो KT-ln गामा आई है उसको हम दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, वही तरीका हम देख रहे हैं कि हम कैसे लिखेंगे, फाई ऑफ एटम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनटू में चार्ज की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। वर्क का वो एनर्जी की फॉर्म है, वैसे बता दिया, ठीक है। तो ये भी एक एनर्जी है, और हमने यहाँ पर देखा था W इज इक्वल टू फाई इंटू में क्यों लिख सकते हैं, वर्क और एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे फाई इंटू चार्ज की फॉर्म में लिखेंगे ये वाली जो एनर्जी है इसको, तो फाई ऑफ एटम। बट चार्ज कितना, देखो ये वाला जो चार्ज है, चार्ज कितना हो जाएगा, 0 से, क्योंकि जब ये इन्फिनिटी पे है तब कितना चार्ज लगा रहा है, 0। जब ये इसके बिल्कुल पास आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, DZI। तो यहाँ पे चार्ज को DZI की फॉर्म में लिखा गया है। चार्ज क्या है, ZI इंटू में E, तो इसको ऐसे लिखा गया है, ठीक है। तो अब देखिए KT-ln गामा आई क्या करता है, रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, एनर्जी को, ये बता रखा है यहाँ पर, ठीक है। वो जो एनर्जी है, आयनिक एटमॉस्फेयर बनेगा ना, उसकी वजह से जो एनर्जी मतलब होगी, आयनिक एटमॉस्फेयर बनने के लिए जो एनर्जी होगी चाहिए, वही क्या है, हमारा डेविएशन फैक्टर है। इसको दूसरे तरीके से हम लिख सकते हैं KT-ln गामा आई को फाई ऑफ एटम और इंटू में चार्ज DZI 0 टू इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी पर है तब तो वो कोई चार्ज उसके ऊपर नेट इफेक्टिव चार्ज नहीं लगा रहा सेंट्रल लाइन पे। बट जब वो क्या आ जाएगा, उस पोजीशन पे आके सिचुएटेड हो जाएगा, तब उसका कुछ ना कुछ जो चार्ज होगा वही क्या है, डी नहीं आएगा, ZI आएगा, सिंपल।
अब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं कि आपने जो ये वाली जो है अब इसको निकालना है, तो हमें क्या चाहिए, इस फाई ऑफ एटम की वैल्यू निकालनी है। तो क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि हम जो डिबायाकल लिमिटिंग लो है उसकी डेरिवेशन करते हैं तो कौन कौन सी इक्वेशंस होती है जिनको हम यूज करते हैं। तो हमें याद रखना कि पॉइजन इक्वेशन यूज करते हैं, बोल्ट्जमैन इक्वेशन यूज करते हैं, इनका यूज होता है इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए। फाई ऑफ एटम निकालना है तो हम पॉइजन इक्वेशन यूज करेंगे। पॉइजन इक्वेशन क्या है, एक ऐसी इक्वेशन है जो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को चार्ज डेंसिटी जो कि क्या है रिलेट करती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसका रिलेशन बताती है चार्ज डेंसिटी और परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तो ये होती है करली स्क्वायर फाई करली एक्स स्क्वायर करली स्क्वायर वाई करली वाई स्क्वायर प्लस में करली स्क्वायर फाई करली जेड स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस जो है रो बाय ई। रो क्या है यहाँ पे, ये क्या है चार्ज डेंसिटी है, ठीक है। एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी है मीडियम की। देखो कोई परमिटिविटी ऑफ द सोलवेंट है। अब परमिटिविटी वैसे क्या बताती है, परमिटिविटी होती है ना वो ये बताती है कि जो करंट को अपने अंदर से फ्लो होने देगा या नहीं होने देगा। कि अगर देखो ये जो है परमिटिविटी है, किसी भी परमिटिविटी नाम से पता चल रहा है कि परमिशन देना और लो करना, कितनी परमिशन देगा। अगर परमिटिविटी हाई होगी तो वो अपने अंदर स्टोर करके रख लेगा, फ्लो तो होने ही नहीं देगा। तो जितनी ज्यादा क्या होगा परमिटिविटी होगी उतना ही क्या होगा कम फ्लो होगा करंट का। तो परमिटिविटी क्या है, इट रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रिक स्टोरेज चार्ज कैपेसिटी ऑफ द मीडियम की कितना स्टोर कर सकता है। आप देखो खुद स्टोर ज्यादा कर लेगा तो ऑब्वियसली बात है फ्लो तो होने कम ही देगा, ठीक है। और ये क्या है, रो क्या है, चार्ज डेंसिटी इन द नियर विसिनिटी ऑफ द सेंट्रल एटम। देखिए जो ये वाला मेरा पॉजिटिव था जो हमने पढ़ा था, ठीक है, इसके नियर विसिनिटी में नेगेटिव आयंस होंगे क्योंकि नेगेटिव तो अट्रैक्ट करेगा। हो कुछ पॉजिटिव भी होंगे इसके नियर विसिनिटी में, बट जो पॉजिटिव जो आयंस होगा उनका जो अमाउंट होगा वो तो कम होगा ना, क्योंकि नेगेटिव जो है पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो ज्यादा विसिनिटी में जो होंगे ना वो कौन से होंगे, नेगेटिव आयंस होंगे। अब दूसरी इक्वेशन हम जो चार्ज डेंसिटी है उसको फाइंड आउट करने के लिए क्या यूज करते हैं, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है उसका यूज करते हैं। वो क्या कहता है कि कोई भी जो पर्टिकुलर आयन है ना उसका नंबर क्या होगा, Ni इज इक्वल टू Ni नॉट प्लस इनटू एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस ई अपॉन में के टी। के क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, ई एनर्जी है, Ni नॉट ये क्या है। अब किसी भी जैसे कटायन के लिए लिखना हो तो भी हम लिख सकते हैं, अनायन के लिए भी लिख सकते हैं। अब देखो जब कटायन होगा तो उसकी नियर विसिनिटी में कौन होंगे, सबसे ज्यादा नेगेटिव आयंस होंगे ना। तो अब देखो एन पॉजिटिव और एन नेगेटिव क्या बताता है, नंबर ऑफ कटायन एंड अनायन इन द नियर विसिनिटी ऑफ द सेंट्रल लाइन। ये सेंट्रल लाइन है, इसके जो नियर विसिनिटी में कितने कटायन अभी बताया था, नियर विसिनिटी है अगर पॉजिटिव सेंट्रल लाइन है, अगर उसके जो है यहाँ पे विसिनिटी में क्या होंगे, नेगेटिव भी होंगे पॉजिटिव भी होंगे, बट जो नेगेटिव आयन है उनका नंबर ज्यादा होगा। तो एन पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्या बताता है, नंबर ऑफ कटायन एंड एनायन इन द नियर विसिनिटी ऑफ द सेंट्रल लाइन। और एन प्लस नोट एंड एन माइनस नोट क्या बताता है, टोटल कितने है, टोटल कटायन और एनायन कितने पर यूनिट वॉल्यूम में, ठीक है। तो अगर हम इसी एक्सप्रेशन को देखो, हमें क्या निकालना है, चार्ज डेंसिटी निकालना है। तो चार्ज डेंसिटी के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि कितने चार्ज हैं। तो चार्ज के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि कितने आयन है। मान लो कि मैं ये कहूँ कि जैसे एक आयन है उसके ऊपर जो चार्ज है +2 यूनिट है। अगर मेरे को ये पता करना हो, अब ध्यान से सुनना, मैं ये कह रही हूँ कि मान लो मेरे पास क्या है, एक आयन है, मान लो एक आयन है उसके ऊपर जो चार्ज है वो +2 यूनिट है, ठीक है। अब मेरे को फाइंड आउट करना है कि टोटल चार्ज कितना होगा, टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना होगा, ठीक है। अगर मेरा जो सॉल्यूशन है, मतलब सॉल्यूशन या सैंपल कुछ भी को, अगर उसके अंदर 10 आयन है, ठीक है, तो मेरे को जब टोटल आयन पता होंगी और एक पर चार्ज पता होगा तो मैं 10 इंटू में 2 कर दूंगी, 20 हो जाएगा। तो यानी कि पूरा जो पॉजिटिव चार्ज है वो 20 यूनिट आ जाएगा। तो इसके लिए मेरे को ये पता होना चाहिए ना कि टोटल आयन है वो 10 है। तो इसीलिए जो हम ये कह रहे हैं क्लस्टर बना है, जो क्लाउड बना है ये वाला, तो हम कह रहे हैं कि भाई इसके नियर विसिनिटी में नेगेटिव भी है और नेगेटिव भी है और पॉजिटिव है। तो पहले तो मैं यही फाइंड आउट करूंगी कि जो इन विसिनिटी में पॉजिटिव कितने हैं, नेगेटिव कितने हैं, फिर एक आयन पर जो चार्ज है ना उससे मल्टीप्लाई कर दूंगी तो टोटल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज मेरे को पता चल जाएगा। चार्ज पता चल जाएगा तो चार्ज डेंसिटी जो है वो निकाल लेंगे। समझ आ गई बात। तो यहाँ पे देखिए अन पॉजिटिव और एन नेगेटिव क्या रिप्रेजेंट करा है, ये तो कह रहे हैं कि भी इन विसिनिटी में कटायन और अनायन कितने हैं। तो यही नंबर हमें निकालना है कि एन पॉजिटिव और एन नेगेटिव कितने नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन है और कितने नंबर ऑफ नेगेटिव आयन है इन विसिनिटी ऑफ द सेंट्रल आयन। और ये क्या है, ये बता रहे टोटल कितने हैं, ठीक है। ये तो विसिनिटी वाले हैं और ये क्या टोटल है, ठीक है। तो अब अगर इसी एक्सप्रेशन को यूज करके मैं कटायन के लिए लिखना चाहूँ तो एन पॉजिटिव एन प्लस नोट और एक्सपोनेंशियली एनर्जी जो है जो इन विसिनिटी में जो चार्ज है उसी की, अगर
कैटायन की बात करें तो इन विसिनिटी में जो कैटायन है उनका चार्ज कितना होगा वो बता रहे हैं। तो ई को हम वही है क्या लिख देंगे -5 एनर्जी है ना, तो 5 ZE लिख देंगे। ठीक है, एनर्जी क्या होती है देखो, चार्ज इंटू पोटेंशियल की टर्म में लिख सकते हैं। पोटेंशियल क्या है 5 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो सबसे पहले बताया था। अब चार्ज टोटल चार्ज कितना होगा कि भाई कितना प्लस है और इंटू में चार्ज एक पर कितना है। ठीक है, तो ZE से लिख देंगे। अब हमें क्या करना है, कैटायन के लिए हमने लिख दिया कैटायन पे जो जेड पॉजिटिव एक्चुअल में उसकी वैल्यू भी क्या होगी पॉजिटिव ही होगी। ठीक है, तो हम मोड लिख दे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब एन ये बता देंगे हम अभी क्या लिखेंगे, एनायन के लिखेंगे तो एन नेगेटिव इज इक्वल टू एन प्लस नोट एक्सपोनेंशियल माइनस। अब देखो यहाँ पे पहले फॉर्मूले में ही माइनस था, ये जो हमने जब देखा था ना, यहाँ पे देखो फॉर्मूले के अंदर ही माइनस है, तो ये वाला तो वो वाला माइनस है जो फॉर्मूले के, तो ये वाला जो माइनस है ना वो ये वाला जो माइनस है वो माइनस है जो फॉर्मूले में। अब देखो z माइनस नेगेटिव चार्ज है उसकी वैल्यू भी तो नेगेटिव होगी, चाहे -1 यूनिट -2 यूनिट ऐसा कुछ। बट अगर मैं इस माइनस को यहाँ पे कर दूं तो प्लस हो जाएगा, तो मैं इसका मोड लिख दूं, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये e की पावर x टाइप बन गया और जो पीछे वाला था वो e की माइनस टाइप बन गया, तो e की पावर x को अगर एक्सपोनेंशियल खोलते हैं तो ये वाली टर्म आती है। बट अगर मैं ये कहूँ कि जो x है वो क्या है बहुत छोटा है 1 से, तो x का स्केयर और x का क्यूब क्या हो जाएगा और भी छोटा हो जाएगा, तो इन टर्म को क्या कर सकते हैं नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 1 + x और e की -x को सिमिलरली इसी तरीके से 1 - x कर देंगे। तो अभी इसी कंडीशन को इस पर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। अगर हम ये मान ले कि -5ZIE बहुत लेस देन है KT से, यानी कि हम ये वाली कंडीशन ले रहे हैं कि डिनोमिनेटर जो है वो बहुत बड़ा है किससे, न्यूमरेटर से। अगर ये वाली कंडीशन माने तो जो n पॉजिटिव और n नेगेटिव है वो क्या हो जाएंगे n प्लस नोट। ये देखिए जो एक्सपोनेंशियल वाली टर्म थी इसको क्या लिख देंगे, यहाँ से EX है उसको क्या लिख सकते हैं 1 + x, ये EX टाइप बन गया, इसको क्या लिख देंगे 1 + x लिख देंगे, यानी कि 1 प्लस में क्या कर देंगे ये वाली और माइनस है तो ये वाली 1 माइनस वाली कर देंगे। ठीक है, अब टारगेट तो था हमारा चार्ज डेंसिटी। अब देखो चार्ज डेंसिटी हम कैसे निकालेंगे, देखो इन विसिनिटी बताया था नेगेटिव भी थे पॉजिटिव भी थे, तो टोटल ओवरऑल होगा ना, मान लो कि इन विसिनिटी में है -10 यूनिट जो है -10 यूनिट जो है वो नेगेटिव चार्ज है और +2 यूनिट जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन विसिनिटी में ओवरऑल जो -8 यूनिट बचा ना, क्योंकि ये +2 और जो इसके -2 से तो न्यूट्रल हो जाएगा, तो जितना टोटल पॉजिटिव चार्ज है और जितना नेगेटिव चार्ज है उन दोनों का क्या कर देंगे एडिशन कर देंगे। अब देखो चार्ज पता कैसे चलेगा, टोटल चार्ज वही देखो हमने देखा था ना कि मान लो एक पर कितना चार्ज है इनटू में चार्ज एक पर कितना है। ठीक है, एक जो आयन है चाहे कैटायन हो चाहे अनायन हो उस पर चार्ज कितना है इनटू में उसके नंबर से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी ना तो मेरे पास क्या आ जाएगा टोटल चार्ज आ जाएगा ना। तो अगर टोटल पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो भी पॉजिटिव चार्ज के कितने आयन्स है तो वो n+ थे ना, और एक पर कितना चार्ज होगा वो कितना होगा Z इंटू में E होगा। चार्ज को Z इंटू में लिखते देखो, जैसे अब देखो जैसे सोडियम है, सोडियम पे यहाँ पे चार्ज कितना है +1 है और एक जो होता है मतलब इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो चार्ज तो 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है, इसको हम ई लिख रहे हैं तो Z+ इंटू में हो जाएगा। बट अगर कैल्शियम की बात करें तो देखो कैल्शियम +2 दिखा रहा है ना, तो एक पर टोटल चार्ज कितना होगा, चार्ज की वैल्यू क्या होगी 2 इंटू में 1.6 × 10⁻, तो Z क्या दिखा रहा है कि कितना पॉजिटिव चार्ज है, E क्या है मतलब E हो जाएगा चार्ज कितना है एक उस पर जिसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। समझ आ गया ना। तो देखो नंबर इंटू में चार्ज टोटल पॉजिटिव चार्ज, नंबर ऑफ अनायन कितने हैं और एक पर कितना चार्ज है, तो ये हो गया। ये देखो n पॉजिटिव n नेगेटिव हमने पहले निकाले, अभी नेगेटिव आ जाएगा तो मैं इसका ओवरऑल मोड लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर नेगेटिव ये पता है क्यों लगाया, क्योंकि जो Z नेगेटिव है वो चार्ज की वैल्यू है वो नेगेटिव होगी, चाहे -1 यूनिट हो -2 यूनिट हो इस टाइप से होगी। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव लगाया, तो अभी नेगेटिव बाहर आ गया, तो हमने ये ऐसे कर लिया। अब इस n+ की वैल्यू जो हमने यहाँ पर ये ड्राइव कर रखी है इसको यहाँ पर रख देंगे, n नेगेटिव की वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे, दोनों वैल्यू रख देंगे यहाँ पर। अब देखो ये वाले ऐसे मिस्टेक है तो यहाँ पे देखिए अब इसकी क्या कर देंगे अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा n0 + नोट ZE आ जाएगा और इसको इसके अंदर क्या ऑपरेट मतलब वैल्यू लिखिए। अब देखो अब तक हम एक आयन की बात कर रहे थे, बट अगर हम पूरे सॉल्यूशन की बात करें, सॉल्यूशन तो क्या होता है न्यूट्रल होता है, तो हम क्या करेंगे अब जो बात करें वो पूरे सॉल्यूशन पर बात करें। अब तक इससे पहले जितना भी किया ना इस लाइन से ऊपर जितनी डेरिवेशन किया वो हमने सिर्फ एक पर्टिकुलर
कैटायन और एनायन को मानकर ही की गई, एक की बात कर रहे थे। अब बात करें पूरे सॉल्यूशन की, इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल लगा रहे हैं। तो इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, ओवरऑल सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा, यानी कि जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। बट ये किसकी बात कर रहे हैं, टोटल की बात कर रहे हैं, ठीक है। और जो एन पॉजिटिव और एन नेगेटिव वाले थे हमारे, वो तो क्या थे, हमारे विसिनिटी वाले थे, है ना। हमने पहले पढ़ दिया था कि ये तो क्या है, विसिनिटी में है, और ये क्या है, टोटल है। तो अब जब पूरे सॉल्यूशन की बात करें तो टोटल की बात करेंगे। न्यूट्रल का मतलब ये टोटल जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव होगा, तो एन प्लस नोट हो गए टोटल आयन, एक पर चार्ज इतना है तो टोटल पॉजिटिव चार्ज होगा, ये टोटल नेगेटिव, ये दोनों इक्वल आ जाएंगे। तो जो वाली एक्सप्रेशन इसको एक्सपेंड करोगे ना तो ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो रो मेरा ये आ जाएगा, ठीक है, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इसमें मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ, ये आप करोगे तब भी आ जाएगा, ठीक है। तो रो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5e² kT, और उसको हम लिख देंगे समीशन ni/z² उस वाली। क्यों हमने ऐसा समीशन में क्यों कर दिया, क्योंकि अब तो हम बात कर रहे हैं एक कैटायन एक एनायन की, बट जरूर थोड़े सॉल्यूशन में एक ही कैटायन एक ही एनायन हो, दो कैटायन दो एनायन होंगे तो उन सभी के लिए खुलेगी ये वाली चीज, मतलब ओपन हो जाएगी, जैसे n1 z1 का स्केयर प्लस n2 z2 का स्केयर, इस टाइप से, ठीक है। तो जो पॉइजन्स इक्वेशन थी, हमारा टारगेट था रो की वैल्यू निकालनी है, फाई ऑफ एटम जो था, और रो की वैल्यू की जगह हमने ये वाली वैल्यू रख दी है, जो भी हमने यहाँ से निकाली है ना वैल्यू, कौन सी, ये वाली जो वैल्यू निकाली है, वो जो हमने पॉइजन इक्वेशन रखी थी, 5 इंटू में ये वाली वैल्यू हमने रख दी, रो बाय एप्सिलॉन था ना। तो अब इस पूरे को जो 5 को छोड़कर बाकी सारी टर्म है उसको हमने मान लिया कापा कापा स्केयर, ठीक है। अब देखो ni नोट क्या था, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, अभी देख कर आए हैं। अगर आयंस को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, नंबर ऑफ मोल्स इनटू में एवोगाड्रो नंबर, है ना, तो बाय वॉल्यूम हो जाएगा। अब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, वही क्या होती है, हमारी कंसंट्रेशन होती है, ठीक है, कंसंट्रेशन हो जाएगा और ni हो जाएगा। अब देखो जो कापा स्केयर वाली थी, ई का स्केयर KTE एज इट इज लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ni स्केयर है, ni स्केयर की जगह मैं क्या लिख सकती, ni की जगह क्या लिख सकते हैं, CINA कंसंट्रेशन एवोगाड्रो नंबर, Z स्केयर एज इट लिखा, समीशन लिखा, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस 2 को इसके अंदर लिख दिया, यहाँ पे क्या बन गया, 1/2 CIZ। ये वाली जो टर्म है ये इंपॉर्टेंट है, इसको आयनिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। अब ये वाली चीज होगी मेरी आयनिक स्ट्रेंथ, ठीक है, इसको I से रिप्रेजेंट कर दिया। अब जो है यहाँ पे इसका रूट कर दूंगी। ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं। ये क्या हो जाएगा, K इनवर्स इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन KT 2e स्क्वायर NaI, एप्सिलॉन परमिटिविटी, K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T टेम्परेचर, 2 कांस्टेंट है, E चार्ज है जिसकी वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है, Na एवोगाड्रो नंबर है 6.022 × 10⁻23, I आयनिक स्ट्रेंथ है। इस जो कापा इनवर्स है इसको बोलते हैं डिबाई-हैकल स्क्रीनिंग लेंथ। अब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है वो भी समझेंगे। आई आयनिक स्ट्रेंथ बता दिया, इसकी वैल्यू होती है 1/2 CIZ स्क्वायर। हमें कंसंट्रेशन देगा, आयनिक स्ट्रेंथ हमें खुद निकालनी पड़ेगी। अब देखो डिबाई-हैकल स्क्रीनिंग लेंथ, ये जो के इनवर्स है ये एक्चुअल में क्या बताती है, अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये हमें बताती है कि देखो पहले आप ये समझिए, अब तक हम ऐसे कर रहे थे ना कि जो क्लस्टर ऐसे बनता है, मतलब पॉजिटिव होने के, बट एक्चुअल में क्या ये ट्रू नहीं है, क्योंकि आप देखिए हमने ये वाला पॉजिटिव है, जैसे मान लो पॉजिटिव है, इसके बाहर बाहर ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक ही बाउंड्री पे नेगेटिव नेगेटिव होगा, इसके यहाँ पर चारों ओर होगा, मतलब ये क्लस्टर बनेगा। 3D में इमेजिन कीजिए, तो एक्चुअल में क्या बनेगा, 3D बनेगा, तो एक स्फीयर टाइप सा हो जाएगा। जब स्फीयर टाइप सा हो जाएगा तो उसकी कुछ ना कुछ रेडियस रही होगी, मतलब ब्रेड्थ रही होगी, लेंथ रही होगी, तो वही क्या स्क्रीनिंग लेंथ है कि क्या होगी। अब देखो मैं ये बताने की कोशिश करूंगी, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, तो इसकी ऐसा नहीं है कि एक ही लाइन पे नेगेटिव 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 होगा, ये क्या 3D है, 3D में इमेजिन करो इसको, सब जगह होगा, तो एक ऐसे स्फीयर टाइप सा बन जाएगा, गुच्छा सा, बॉल टाइप से इमेजिन कर सकते हो। तो इसकी कुछ ना कुछ क्या रही होगी, लेंथ रही होगी ना, ये वाली लेंथ रही होगी इसकी कुछ ना कुछ, तो इसी को क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग लेंथ बोलते हैं। अब बताओ अगर ये वाला जो जैसे ये पॉजिटिव वाला है, मतलब मान लो ये नेगेटिव को अट्रैक्ट ना करे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो, तो ये क्या रहेंगे, इससे दूर दूर रहेंगे, है ना, दूर दूर रहेंगे। अगर मान लो एक ऐसा केस है जहाँ पे क्या है, ये इसको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है,